तो आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की, जो मध्य प्रदेश से 1 नवंबर सन 2000 के दिन वो अलग हो गया। जो छत्तीसगढ़ के निचला वाला भाग की हम बात कर रहे हैं, जिसमें 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो 4 डिस्ट्रिक्ट है सुकमा, दंतेवाड़ा, जगदलपुर और कांकेर, और इन 4 डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर बनता है बस्तर एरिया। और बात कर लीजिए बस्तर एरिया को, तो बस्तर एरिया उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे कुछ पहाड़ी क्षेत्र हो और पूरी तरफ से घना जंगल हो। और जो नक्सलाइट होते हैं ये घने जंगल में ऐसे ही एरिया में वो रहते हैं और वो जानबूझकर हमला मार्च से लेकर और जून के महीने में ही करते हैं। ये मार्च से लेकर जून तक का महीना होता है, ये पतझड़ का महीना होता है। इसमें जंगलों की जो पत्तियां होती है झड़ जाती है, जिससे जो हमारे सैनिकों पर वो नक्सलाइट जो आसानी से मूवमेंट का पता कर सकते हैं, इसलिए वो जानबूझकर ही मार्च से लेकर जून के महीने में ही वो हमला हमारे सैनिकों पे। और खास तौर पर जो हमारे जवान भी होते हैं वो अभी मार्च से लेकर जून के महीने में ही कोई नक्सलवादियों के खिलाफ कोई ऑपरेशन करते हैं। तो एक बात समझिए, इस वनडे में लगभग 193 से लेकर 194 देश आते हैं, और उन देशों में से जो हमारे देश की मीडिया है वो 143वें नंबर की मीडिया है। इसी तरह ही हमारे देश की मीडिया जब 20 मार्च के दिन हमारे सीआरपीएफ के जवान और कोबरा कमांडो जब कुछ तैयारी कर रहे थे, उसी समय हमारे देश की मीडिया ने बता दिया था कि जो हमारे देश की सैनिक है कुछ कहीं ऑपरेशन करने वाली है। और इसी की वजह से नक्सलवादियों को कुछ शक हो गया, और वो जहाँ पे ये छापा मारने वाले थे हमारे सीआरपीएफ के जवान और कोबरा कमांडो के, वहाँ पे एक भी नक्सलवादी नहीं था। और क्या हुआ कि जो सीआरपीएफ और कोबरा कमांडो है वो जाकर वहाँ पे छापा मारा, और वास्तव में भी वहाँ पे कोई नक्सलवादी नहीं मिला। और जब नक्सलवादी नहीं मिला तो हमारे सैनिकों को जब गोली चलाना होता है तो उन सबको अपने मुख्य वीर से आर्डर लेना पड़ता है। तो मुख्य वीर से आर्डर लेने के लिए वो हमारी तरफ फोन से कोई बात नहीं करते, वो रेडियो से बात करते हैं। उन सबका एक रेडियो स्पेशल तरह का रेडियो होता है। जो नक्सलवादी क्या किए कि उस जो रेडियो से वो जवानों और उनके मेन मुख्य अधिकारियों से बात होता था, उसी रेडियो को उन्होंने हैक कर रखा था, और पूरी सीआरपीएफ कहाँ क्या करने वाली है, कैसे करने वाली है, ये सब नक्सलवादियों को पता चल गया था। और जैसे ही जवान जब उस ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद वो वापस आ रहे थे, उसी समय नक्सलवादियों ने उन सबों को घेरने लगा यू शेप में। इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम दिया गया यू शेप ऑपरेशन। और खास तौर से इस हमले में मुख्यतः 2 हथियार यूज किया गया, एक आरपीजी जिसका रॉकेट रिप्लेट रिग्नाट होता है, एक यूपीजी होता है। इसकी जो आरपीजी की जो खासियत होती है, एक प्रकार का रॉकेट होता है, और जिस रॉकेट के जो आगे वाला जैसे इंजन जेट, जैसे मिसाइलों में इंजन जेट लगा रहता है, एकदम सेम प्रकार का यही मिसाइल की तरफ होता है। और ये जहाँ गिरता है वो 9 मीटर के अंदर गिरता है। यदि वो 9 मीटर के अंदर में गिरा तो उसको तो तबाही करेगा ही करेगा। और इसके जो आगे वाले होल होते हैं, इसमें इतने सब बुलेट, छोटे छोटे छर्रा टाइप के बुलेट होते हैं कि जो इनकी जो डिस्टेंस इतनी तेज होती है, इसकी स्पीड और वेलोसिटी इतनी तेज होती है कि वो 400 मीटर के अंदर यदि कोई भी व्यक्ति को देखेगा तो ये मार देगा, इतना इसकी टेंडेंसी है। इसकी आरपीजी की यही मुख्य कारण होता है। और नक्सलवादी ने इसी औजार की वजह से हमारे सैनिकों पर हमला कर दिए। और हमला करने के बाद जो हमारी री क्या उसको बोलते हैं, रिमफोर्स उसको कहते हैं, जो बचाव कार्य आने वाले थे। तो इस प्रकार इसी के कारण वो हमारे जो सैनिक थे बहुत ज्यादा शहादत देनी पड़ी हमारे सैनिकों को। और इसमें जो राहत कार्य बचाव करने के लिए इसमें भी थोड़ा हमारे सैनिकों की वजह से, चाहे जो भी कहें, इसको थोड़ा लेट हुआ। लेकिन जब सीआरपीएफ की तरफ से एयरफोर्स से जब हेलीकॉप्टर मांगा गया तो हेलीकॉप्टर को आने में 9 घंटा समय लग गया। हेलीकॉप्टर को आने में कम से कम 9 घंटा समय, इसमें बहुत सारे कागजी कार्रवाई करनी पड़ती थी। तो हम इस तरह के हमलों के लिए कम से कम इस तरह के ऑपरेशन के लिए कम से कम सीआरपीएफ के पास भी एक हेलीकॉप्टर हैंड ओवर यदि कर देना ही हेलीकॉप्टर सिर्फ चाहिए। ऊपर से आ जाता तो सिर्फ एक नक्सलवादियों को एक डर पैदा हो जाता। और
और जो घायल हुए जवान थे वो बता रहे थे कि जो घायल हो गए उनकी जब वो बॉडी को नहीं ले जा पा रहे थे, जो हमारे सीआरपीएफ के जवान और कोबरा कमांडो की जो डेड बॉडी बॉडी थी, जब उसको नहीं ले जा रहे थे तो उनको नीचे प्रेशर बम लगा दिया जाता था, लगा देते थे वो सब, कि ताकि इनकी जो बॉडी को जब इस तरह से हटाया जाए तो प्रेशर बम की वजह से जो हटाए वो भी उड़ जाए। उस प्रेशर बम भी नक्सलवादी वहाँ पे लगा रहे थे, और बहुत सारे जो हमारे नए टेक्नोलॉजी के जो हथियार थे उसको नक्सलवादियों ने लेकर चले जाते थे। जो हमारे जो घायल हुए जवान वो बता रहे थे कि वो सब हमारे सैनिकों के वो सब हेलमेट भी नहीं छुड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट को भी लेकर वो चले गए नक्सलवादी, और इतना सब हथियार लूट कर लेकर चले गए, जाके वो कम से कम 4-5 हमले को अंजाम दे ही सकते हैं सिर्फ हमारे ही हथियार से। तो इसमें क्या कर भारत सरकार को ये करना चाहिए कि ऐसे हथियारों में जीपीएस सिस्टम भी लगा दें, ताकि जो लेकर जाए इस प्रकार से हमारा हथियार भी सुरक्षित रहे, और उस पे जो लेकर भागे उसको हम पकड़ भी सके, और उसका लोकेशन भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अमेरिका के लगभग सभी हथियारों में वो अमेरिका इतना विकसित है कि वो अपने सैनिकों को जो देता है उसमें जीपीएस सेटिंग भी लगा ही देता है। और इससे क्या फायदा होता है कि जो इससे अमेरिका का जो औजार होता है वो भी सुरक्षित होते हैं, और जो लेकर भागता है उसको भी पकड़ लिया जाता है एक प्रकार से। तो भारत सरकार को भी चाहिए कि इसमें जीपीएस भी लगा दिया जाए, ताकि हमारे हथियार कम से कम सुरक्षित रहे। आइए देखते हैं कि आरपीजी लॉन्चर काम कैसे करता है। तो दरअसल जो आरपीजी लॉन्चर है ये बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म पे काम करता है। जो ये थूथूर जैसा दिखाई देता है इसमें हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल को हम लोग फिल करते हैं। देखिए कैसा जा रहा है ये। जो पिछले वाला भाग है, जो रॉकेट का पिछले वाला भाग है, इसका कुछ मेन फंक्शन या वर्क इसका नहीं रहता है। ये सिर्फ मिसाइलों को डायरेक्शन देता है और मिसाइल को कंट्रोल करता है, और एक सीधी रेखा में उस मिसाइल को ले जाने के लिए सिर्फ काम करता है। और जो ये रॉकेट है जब आरपीजी लॉन्चर से निकलता है तो 1000 मीटर प्रति सेकेंड के स्पीड से जाता है। इसकी इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि दुश्मन के पलक झपकते ये पहुंच जाता है। आइए देखते हैं कि हम लोग रॉकेट को कैसे आरपीजी लॉन्चर में फिल करते हैं, भरते हैं। तो इसको आसानी से सैनिक सिर्फ अपने हाथों द्वारा ही, नहीं इसमें कोई मशीन की ज़रूरत है, नहीं किसी और साधन की ज़रूरत है। सिर्फ इसको हाथों द्वारा उठाकर बैरक में लाकर रख देते हैं और अंदर की तरफ हल्का सा प्रेशर दे देते हैं, और यहाँ पर जब बैरक में जब आ जाता है और ट्रिगर को दाबते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर एराइज हो जाता है। और जैसे ही हम लोग ट्रिगर को दबाते हैं जहाँ पे हाईली एक्सप्लोसिव मटेरियल है वो एक्टिवेट हो जाता है, और उसमें से हीट निकलने लगता है, जिससे रॉकेट को एनर्जी मिल जाता है। और उस एनर्जी के मिलते ही तुरंत ही जो रॉकेट होता है वो बैरक को छोड़ देता है, और तेज़ी से स्पीड पर जाकर वो दुश्मन पर धावा बोल सकता है। और इसकी मेन ये खास बात है कि जहाँ पे वो गिरता है वहाँ पे तो तबाही मचाता है, लेकिन जो आगे इसका जैसे हम जो थूथूर जैसा होता है इसमें इतने छोटे छोटे बुलेट लगे होते हैं छर्रा जैसा, कि 400 मीटर के अंदर कोई भी दुश्मन हो उसको उस पर अटैक करने के लिए बहुत ही काफ़ी होता है। आइए देखते हैं ये नक्सलाइट होते कौन है। तो नक्सलाइट ये भारत के ही नागरिक होते हैं। इन्होंने एक सरकार के खिलाफ एक भ्रष्टाचार कर दिया, समानता और असमानता को लेकर। आप ही देखिए ना कितना समानता और असमानता है भारत में ही समानता और असमानता कितना है, कि जो भारत का पूरा जो जितना 73% पैसा है, 73% जो पैसा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। आप सोचिए थोड़ा, 73% जो भारत का पैसा है वो सिर्फ 1% लोगों के पास है। और उन सबों के पास देखिए, ये देखिए ना कितना बड़े बड़े पूरा फ्लैट है, उन सबों के पास रेस्टोरेंट है, होटल है, क्या से गाड़ी है, बहुत सारे हैं। लेकिन ये वही भारत है जहाँ पे बेरोजगारी भी बहुत भीषण है और बहुत बड़ी गरीबी भी है। देख लीजिए गरीबों को, और उस साइड देखिए उन सबों को
पूरा 73% जो अमीरों में सिर्फ 1% लोगों के पास पैसा है। तो छत्तीसगढ़ के सबसे एक खतरनाक नक्सल नक्सलाइट में आता है हिडमा, जो इसको उसको बटालियन 1 का उसको कमांडो भी कहा जाता है। हिडमा हिडमा ने PLGA यानी कि पीपुल लिबरेशन ऑफ गोरिल्ला आर्मी उसको कहते हैं जो अचानक से किसी चीज पे हमला करे और तुरंत भाग दे कर छिप जाए। अचानक से हमारे सैनिकों पर हमला करे, 10-15 को मार कर तुरंत भाग जाए, उसको गोरिल्ला आर्मी कहते हैं। जो हिडमा की जो सिक्योरिटी होती है, इसका इतना सिक्योरिटी टाइट है, इतना इसकी सिक्योरिटी टाइट है कि पिछले 15 सालों से इस हिडमा का हमारे पास एक भी फोटो तक नहीं आया है। जो फोटो है पुराना ही फोटो हिडमा का है। ये इतना खतरनाक, और इसके पास इतना सिक्योरिटी होता है कि 4 किलो के अंदर के दायरे में इसको इसका घेरा है, और 4 किलोमीटर के अंदर से 2 किलोमीटर का घेरा एक आम नागरिकों का घेरा है, और 6 जहाज आता है वहाँ 600 मीटर के आसपास के हथियार से लोग, जैसे आम आदमी ही होते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। इसका इतना सिक्योरिटी टाइट है कि आज तक भारत के जो ब्यूरो एजेंसी है उनके पास एक भी इसका फोटो भी नहीं आया है 15 सालों में। और जमा और ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने शुरू से नक्सलाइट के खिलाफ कुछ नहीं, बहुत सारे किए हैं। जैसे 1967 में 2 नेता थे, कानू कानू चिलांग और चारू मजुमदार। इन्होंने क्या किया, एक उग्र आंदोलन कर दिया पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में एक छोटे से गांव में। इस गांव का नाम है नक्सलवाड़ी। वहां से नक्सलाइटों के खिलाफ, एक भ्रष्टाचार के खिलाफ, नक्सलाइटों के खिलाफ एक उग्र आंदोलन कर दिया। इस उग्र आंदोलन में जो 18 से 20 साल के लड़के थे उन सबको बंदूक दे दिए और वो नक्सलवादी को मारने के लिए दे दिए। तो नो डाउट, ये कोई डाउट नहीं है कि इसमें तो नक्सलवादियों को तो ये मारते ही मारते थे, लेकिन इसमें जो पुरानी दुश्मनी थी उसको भी ये निभाते थे। और ये धीरे धीरे करते हुए मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चला गया, और जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो इसको पूरा ऐसा नहीं है जो इन सबों को पैसा भी दिया जाता था। 3000 मूंगफली उस समय दिया जा रहा था 1967-68 के खिलाफ, जो आनू शिलांग और चारू मजुमदार जब वो आंदोलन किए थे उसी समय से। और जो ये नक्सलाइट क्या होता है, ये किस तरह से वे अपनी जाल है इसको फैलाते जाते हैं, ये भी देखिए। हमारे देश में किसानों को आखिर सुनता कौन है? आज इतना करप्शन हमारे देश में कि जो भी कुछ है वो किसी को मिल नहीं पाता। जो भी भारत में नक्सलाइट हमले हुए हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे वो 13 का हमला हो, 17 का हमला हो, या 19 का या 20 और 21 का भी जितना भी हमला हुआ हो, उसमें हिडमा का जरूर कुछ न कुछ हाथ हुआ है। अब आइए देखते हैं हम लोग नक्सलाइटों से क्या हमको घाटा कितना हो चुका है। जैसे मान लो नक्सलाइटों में, जैसे 2008 में हमारे देश में लगभग 233 डिस्ट्रिक्ट नक्सलवादी थे, नक्सलाइट से प्रभावित से, और अब तक लगभग 90 डिस्ट्रिक्ट जो है वो नक्सलाइट डिस्ट्रिक्ट में वो आते हैं। और आज भी हमारे देश राज्यों में अभी भी नक्सलाइट हमारे यहाँ है। और अब देखिए इस आंकड़े को 2009 से लेकर 2019 तक, इस ग्राफ में हमने एक कार्यकाल मनमोहन सिंह का भी लिया है और एक कार्यकाल मोदी जी का भी लिया है। 9 से लेकर 14 तक मनमोहन सिंह रहे और 14 से लेकर 19 तक मोदी जी रहे। तो इसमें हम लोग देखेंगे नक्सलाइट और जम्मू कश्मीर में जो हमले, उसमें कितना हमारे जवान शहीद हुए हैं और मारे गए हैं, और कितना आम नागरिकों को हानि हुआ है। तो इसमें देखिए जो नागरिक हैं वो नक्सलाइट के खिलाफ 2191 लोगों की जान गई है। जो ये आम नागरिकों की जान गई है, लेकिन जम्मू और कश्मीर में लगभग अब तक के हमले तक 384 ही लोगों की जान गई है। और इसमें हमारे जवानों को जो शहादत देनी पड़ी है वो 1342 जवान जो है मारे गए हैं नक्सलाइट के खिलाफ, और 675 जो जवान है वो जम्मू कश्मीर के खिलाफ मारे गए हैं। और हमला की बात करिए तो ये नक्सलाइट जो है ये अब तक कुल लेकर 2045 बार ये हमला कर चुके हैं हमारे ऊपर, हमारे सैनिकों के ऊपर। और जो जम्मू कश्मीर में जो हमले होते हैं वे 1850 हमले हो चुके हैं। इस ग्राफ को देख लीजिए। और
इसमें देखिए हम लोग नक्सलाइटों को इसमें नेगलेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन एक इस ग्राफ से देखिए कि ये आतंकवादी हमलों से ज्यादा ये खतरनाक खुद नक्सलाइट होते जा रहे हैं डे बाई डे। और आगे इस ग्राफ से आप देख ही सकते हैं कि नक्सलाइटों ने कितना किया। इसमें चाहिए सीआरपीएफ के जवानों को भी हेलीकॉप्टर मुहैया कराया जाए, क्योंकि अरे हमारे बंगाल चुनाव के लिए इतना हेलीकॉप्टर हो तो इन सबको लिए तो एक आध दो हेलीकॉप्टर सीआरपीएफ के कमांडो के लिए हो ही सकता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दे सकते हैं, बस दे सकते हैं ना, जब दे देंगे और जब नक्सलाइट हमले भी बस उड़ा भी देंगे तो एक उन सबों के पास एक डर हो जाएगा कि हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर में मारने की जो क्षमता है 4000 किलोमीटर तक उसकी मिसाइलें छोड़ सकते हैं। लेकिन जो नक्सलाइटों के पास जो गन होती है वो सिंपल गन होती है, जो स्वदेशी गन होती है, वो उतनी उनकी रेंज नहीं होती, उनकी रेंज बस 400 मीटर के अंदर क्या ही मार सकती है। लेकिन जो हेलीकॉप्टर है नीचे से तो वो मार नहीं सकते क्योंकि उनकी रेंज कम से कम 400 मीटर ही होती है, लेकिन ऊपर से हेलीकॉप्टर 400 किलोमीटर की तक आके वहां पे गिरा सकता है जो भी। लेकिन कुछ लोग इसमें कह रहे हैं कि नक्सलाइटों के खिलाफ इतना बड़ा हेलीकॉप्टर से हमला करेंगे, ये कोई आतंकवादी थोड़ा नहीं है, भारत के इतना कर भाई गजब हो गया। और जब बकरा को काटना ही है तो छोटे चाकू से काटिए या बड़े चाकू से, काटना तो पड़ेगा, नहीं तो बात तो वही होगी। और ऐसा नहीं है, नक्सलाइटों को बढ़ावा देने के लिए हम लोग भी कहीं ना कहीं कुछ तरीकों से जिम्मेदार हैं, हम लोग भी हैं। जैसे मान लीजिए हमारे देश में किसानों को कौन सुनता है, यही किसानों के बीच में नक्सलाइट रहते हैं और किसानों को भड़काते भी हैं। और भड़काते हैं, कहते हैं जब आपकी सरकार जब सुनी नहीं रही है तो वो दे देते हैं, बंदूक थमा देते हैं कि चलिए हमारे खिलाफ रहिए और सरकार के खिलाफ ये किया जाएगा वो किया जाएगा, चढ़ा बढ़ा देते हैं ताकि इससे हमारे जो मजदूर है वो भी भाई उन सबको के भी प्रॉफिट चाहिए, तो वो सब भी जाकर नक्सलाइटी में मिल जाते हैं। इस तरह से वो ट्रैप को बढ़ाते जा रहा है नक्सलाइट। इसको हम लोग को भी ध्यान देना चाहिए और हमारे सरकार को भी इस पे ध्यान देना चाहिए कुछ न कुछ। और हमारे देश में इतने करप्शन होते हैं, इतने करप्शन होते हैं, आप लोग ये जानते ही हैं कि हमारे देश में जब चुनाव आता है तो वादे कितने बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ तक को छोड़िए, जो पुलवामा में जो शहीद हुए हैं उन लोगों को भी अब अभी तक कुछ न कुछ नहीं मिला है। तो ये नक्सलाइट और आम नागरिकों को कुछ मिला है, ऐसा नहीं कर रहे हैं कि नहीं कुछ मिला है, जैसे आवास हुई है वो मिला है, लेकिन नक्सलाइट और जो आदिवासी जैसे जो जंगल में रहते हैं उनके खिलाफ नहीं। इसमें बहुत बढ़िया एक सरकार के पास मौका है, जैसे वैक्सीनेशन हो रहा है उन सबको को भी वैक्सीनेशन कराएं। जो वैक्सीनेशन कराएंगे तो उन सबको के भी एक दिमाग में आएगा कि नहीं हमारे बारे में भी कुछ सरकार सोच रही है। इससे उन सबों को कुछ थोड़ा मनोवैज्ञानिक जो दबाव है थोड़ा कम होगा और कुछ वो लोग भी भारत के खिलाफ कुछ अट्रैक्ट होंगे। लेकिन देखिए इसमें वैक्सीनेशन कराकर हम लोग आदिवासियों के जो जंगल झाड़ी में रहते हैं उन लोगों को हम लोग दिल को भी जीत सकते हैं।